आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम है। पहले हम देख लें कि मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे सामने क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। हमारे पास एन मैट्रिक्सेस गिवन है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे A1 लिखा हुआ है तो ये मैट्रिक्स 1 है। AN जो है वो हमारे पास nth मैट्रिक्स है। ये एक पूरी उनकी सीक्वेंस है हमारे पास। और हमें टारगेट हमारे पास क्या है कि हमने उन सब का प्रोडक्ट लेना है A1 से लेके AN तक। अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मैट्रिक्स में हमेशा। किस तरीके से, जैसे आपने नॉर्मल पहले भी देखा होगा कि जब दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हों तो जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो जो हैं वो बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों बराबर होते हैं तब ये हमारे पास रिजल्ट जो है इसका कंप्यूट हो पाता है। अब जब चेन में हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये चेन में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई होते वक्त भी ये कंडीशन पूरी हो, टिल ये हमारे पास जितनी भी मैट्रिसेस हैं उसमें ये सारी कंडीशंस पूरी होती चली जाएं। अब अगर हम नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम देखें जो आपने आज से पहले तक पढ़ा होगा, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर तो हमारे पास दोनों में कॉलम ऑफ ए और रोज ऑफ बी बराबर ना हो तो सिंपली आप एरर दे के इसको रोक देते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम 1 से लेके जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं एक पैरामीटर उसका मूव करते हैं। से उसका नाम है हमारे पास आई। दूसरी साइड पे हमने कॉलम्स के लिए एक और वेरिएबल मूव करते हैं जे, जो कि तमाम वेरिएबल्स कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है स्पैन करता है उस पे। अब इस प्रोडक्ट लेते वक्त क्या किया जाता है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट का रिजल्ट हम ले लेते हैं कि आई ऑफ जे के दरमियान में स्टार्टिंग के वक्त हमारे पास क्या हो, इनका रिजल्ट 0 के बराबर हो। और एक थर्ड पैरामीटर हमने लिया जो दोबारा इसी कॉलम्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर हमने क्या किया, ए आई टू के और बी के टू जे का प्रोडक्ट हम कैलकुलेट आउट करते हैं। ये दो मैट्रिक्सेस का कैलकुलेट आउट किया, फिर उसके बाद दोबारा इस सी आई जे के अंदर हम इसका रिजल्ट ऐड आउट कर देते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास क्या काम परफॉर्म हो रहा है कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स जो है, तीन लूप्स जो हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही हैं। एक लूप आई के लिए, एक लूप जे के लिए, और एक लूप जो है वो हमारे पास के लिए एग्जीक्यूट हो रही है। तब हम जो मेन हमारा मैट्रिक्स का ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तीन लूप होने का मतलब है कि हम ऑर्डर ऑफ एन पावर 3 तक जो है वो हम जा रहे हैं। अब हमारे पास इस चेन मैट्रिक्स के अंदर ये एक दो एलिमेंट दो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करने का था। अब हमने कहा है हमारे पास एक से ज्यादा मैट्रिसेस हैं, एन मैट्रिक्स तक मौजूद हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें किन ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लाई आउट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन मैट्रिसेस अगर मौजूद हों A1 से लेके A3 तक, तो हमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इसको प्रोडक्ट लेने का, कि हम पहले A1 और A2 का प्रोडक्ट ले लें या पहले A2 एंड A3 का प्रोडक्ट ले लें और फिर उन दोनों के रिजल्ट को थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरीकेकार हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इनमें से बेहतर कौन सा है। और बेहतर के लिए हमें इवेलुएशन हम कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक एग्जाम्पल बनाते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम हमें कैसे आ रहा है, बेहतर पे हम कैसे मालूम करें। हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं। A1 जो है 10 रोज एंड 100 कॉलम्स, A2 जो है वो 100 रोज एंड 5 कॉलम्स, और A3 जो है वो 5 इंटू 50 की मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम पहले A1 और A2 का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास कितनी दफा, तीनों जो हमारे पास लूप्स आ रही थी उनको अगर हम प्रोडक्ट करके देखें तो हमारे पास ये तकरीबन 5000
इंस्ट्रक्शंस जनरेट आउट हो रही हैं। इसको मजीद आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं A3 के साथ, तब आपके पास क्या होगा, तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया हुआ था, अब ये मैट्रिक्स कन्वर्ट कर जाती है 10 into 5 की मैट्रिक्स में। तो अब आगे इसके प्रोडक्ट में फिर दोबारा 10, 5 और 50, 5, 10 जो हमारे पास था A3 के लिए, 50, 5, 50 मैट्रिक्स A3 के लिए था, और 10 जो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज बनती हैं A इंटू A2 के प्रोडक्ट की। तो ये हमारे पास 2500 मजीद इंस्ट्रक्शन हमारे पास जनरेट हो रही हैं। तो इन दोनों को, क्योंकि एक दफा हमने प्रोडक्ट पहला A1 और A2 का लिया, फिर दूसरी दफा हमने प्रोडक्ट A3 का लिया, तो दोनों का सम जो है वो हमारे पास तकरीबन 7500 स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो परफॉर्म हो रही हैं। दूसरे अंदाज में अगर हम इनको कैलकुलेट आउट करें, तब हमारे पास सिनेरियो क्या बन सकता है कि पहले हम A2 एंड A3 का करें, तो हमारे पास A3 हमारे पास 5 into 50, तो हमारे पास 100 into 5 into 50 नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो हमारे पास जनरेट हो जाएंगी। तो ये तकरीबन बनती हैं 25,000। जब इसका प्रोडक्ट हम A1 के साथ लें, तो A1 था हमारे पास 10 into 100, ये हमारे पास कन्वर्ट कर गया 100 into 50 की मैट्रिक्स के अंदर। तो ये हमारे पास टोटल इसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लिकेशन जो थी वो जनरेट हो सकती हैं 10 into 100 into 50, यानी तकरीबन 50,000 के करीब। इन दोनों का सम लें तो हम देख रहे हैं 75,000 स्केलर मल्टीप्लिकेशन जनरेट हो रही हैं। अब आप दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें, हमने सिर्फ इनकी जो प्रोडक्ट करने का तरीकाकार बदला, तो हमारे पास देखें इफेक्ट कितना ज्यादा पड़ रहा है कि आपके पास यहाँ 7,500 था, यहाँ 75,000 हो गया। तो तकरीबन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस पूरा जो है इसके अंदर जनरेट हो रहा है। सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो हमें ख्याल ये रखना है कि वो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें जिससे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कम जनरेट हो, क्योंकि हमें मालूम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे पास हमने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिनिमाइज रखना है। जितनी मिनिमम होगी उतनी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर होगी। तो हमारे पास क्या बन गया है, इसको प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स चेन के। हमारे पास गिवन है चेन ऑफ मैट्रिसेस A1 to AN, और हर एक जो AI मैट्रिक्स है, हम उसकी डायमेंशंस को इस चेन में हम कैसे कह रहे हैं कि उसकी मैट्रिक्स की डायमेंशंस कितना है, PI माइनस, अगर के मैट्रिक्स हिसाब से देख रहे हैं, इनटू P of I पैरेंथेसिस। तो हमारे पास क्या बन गया, इसके टोटल प्रोडक्ट जो बनेंगे, फुल पैरेंथेसिस का प्रोडक्ट जो है, इसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो हमारे पास मिनिमम हो जाएं। प्रॉब्लम समझ आ गई आप लोगों को? एनीवन मौजूद हैं आप लोग यहाँ पे? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो अब देखें हमारे पास n मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स 1 के अंदर इसकी डायमेंशंस को जो हम राइट डाउन कर रहे हैं, तो वो हम इस तरीके से राइट डाउन कर रहे हैं कि I-1, तो I1 है, तो हमारे पास ये 0 और ये P1 हो गया, रोज इनटू कॉलम्स, और लेकिन हमने उनको लिखा है P0 P1 करके। A2 के लिए डायमेंशन लिखी है हमने 2-1 से P1 और P2। इस तरह AI के ऊपर भी I-1 PI, और हमारे पास I+1 को PI इंटू PI+1, और AN तक जाते वक्त हमारे पास क्या होगा, लास्ट नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमारे पास P of n के बराबर होंगे, और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितने के बराबर होंगी, Pn-1 के बराबर।
अब अगर हम इसको एग्जॉस्टिवली चेकआउट करें तो हमारे पास कितनी हो सकती हैं। तो अगर हम सारों को चेक करना शुरू कर दें, पैरेंथेसिस उन सारों पे चेक करना शुरू करें, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एफिशिएंट नहीं होगा। किस तरह नहीं होगा, तो हम बुक में अगर हम देखें भी सही तो हमारे पास ये नंबर ऑफ पैरेंथेसिस जो ग्रो कर रही हैं वो कितने हिसाब से ग्रो कर रही हैं, वो हमारे पास बिग ओमेगा 4 पावर n डिवाइडेड बाय n 3/2, एक बहुत लार्ज अमाउंट में जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पैरेंथेसिस वो इंक्रीज हो रही हैं। अगर हम ब्रूट फोर्स मेथड के तहत मूव करना चाहें तो हमें एफिशिएंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है। अब एफिशिएंट सॉल्यूशन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने ऑप्टिमल पैरेंथेसिस सॉल्यूशन हासिल करने के लिए क्या है, स्ट्रक्चर को डिफाइन आउट करना है कि हम स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएं। तो हम एक नोटेशन नोट डाउन कर रहे हैं, ए आई टिल जे। ए आई टिल जे जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास ए आई से लेके ए जे तक, यानी आई से लेके ए जे तक जितनी मैट्रिसेस हैं उन सब का प्रोडक्ट। और उसके अंदर कंडीशन क्या है, हमारे पास आई जो है वो लेस और इक्वल टू जे के बराबर होगा। दोबारा देख लें, हम नोटेशन बना रहे हैं ए आई टिल जे, डॉट डॉट लिख के हमने लिखा ए आई टिल जे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट ऑफ ए आई मैट्रिक्स टिल मैट्रिक्स ए जे, हम चेन का पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम जब इसके अंदर मजीद आगे कहते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन जो है वो किस पे होगी, स्प्लिट होगी किसके दरमियान, स्प्लिट द प्रोडक्ट बिटवीन ए के एंड ए के प्लस 1, कि हमारे पास एक सेंटर में मौजूद है वेरिएबल के जो कि इस आई और जे के दरमियान में मौजूद है। तो हम क्या कह रहे हैं, पैरेंथेसिस जो हैं वो हमारे पास डिवाइड कर देंगी किस में, इस ए आई टिल जे को ए आई टिल के और ए के प्लस 1 टिल जे के अंदर, कि हमने पैरेंथेसिस जो हैं वो इस तरीके से अप्लाई आउट की हैं इस प्रोडक्ट के अंदर कि ये प्रोडक्ट के अंदर जो पैरेंथेसिस ऑप्टिमल अंदाज में असाइन होंगी तो वो किसी एक वेरिएबल के हिसाब के ऊपर होंगी। उस के हिसाब से जब पैरेंथेसिस होंगी तो हम ये कहेंगे ए टिल के एक साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट होगा और ए के प्लस 1 टू जे जो है वो दूसरे प्रोडक्ट मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से ए आई टिल जे का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होगा। अब हमारे पास ये ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो है वो हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास ए आई टिल जे जो प्रोडक्ट है ये ऑप्टिमल उस वक्त हो सकता है जब हम ए आई टिल के का प्रोडक्ट लें, इसी तरीके से के प्लस 1 टिल जे का प्रोडक्ट लें, फिर इन दो मैट्रिसेस का आपस में प्रोडक्ट लें। अब जब हम इस चीज को बात करते हैं कि हमारे पास ये फिर मजीद सब मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, सब सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट है, तो हमारे पास हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो इस बेस पे डिपेंड कर रहा है, वो मजीद सब प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें मालूम होना चाहिए एक के, और फिर उस के की बेसिस पे जो दो मजीद सीक्वेंस बन रहे हैं उन सीक्वेंसेस का सॉल्यूशन हमें मालूम होना चाहिए, और अगर वो ऑप्टिमल होंगी तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये भी ऑप्टिमल रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा हमें। अब इस सब प्रॉब्लम को हमने बात कर दी किस अंदाज में कि ये हमारे पास रिकर्सिव सॉल्यूशन बन जाएगा। रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर हम इसको किस तरीके से डिफाइन आउट कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स, हम एक टेबल के अंदर एंट्री हम कर रहे हैं, टेबल हमारे पास है एम है और हमारे पास एंट्री आई जे के हिसाब से हम कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नीडेड टू कंप्यूट ए आई जे,
कि प्रोडक्ट जो है, जो मैट्रिसेस का हमारे पास मौजूद है, मैट्रिक्स आई से मैट्रिक्स जे तक की चेन का जो प्रोडक्ट है, उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम डिफाइन कर रहे हैं एम आई जे के तहत कि यहाँ पे हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होंगी, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएंगी। तो हमारे पास प्रॉब्लम कैसे डिफाइन हो गया कि हमने ये मिनिमम अगर 1 to n तक हम कैलकुलेट आउट कर रहे हैं, तो हमने इस वैल्यू का मिनिमम जो है वो कैलकुलेट आउट करना है। अब इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। इसके दरमियान में हमने एक के वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टिल ये सबसे वैल्यू हमारे पास स्मॉलेस्ट होती चली जाए, टिल जब आई और आई जो है, यानी आई और जे जो है वो हमारे पास बराबर हो जाए, यानी सिर्फ हमने अपनी ही मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है, अपने साथ ही का प्रोडक्ट लेना है, और उसको हम ये कह रहे हैं कि अपने साथ प्रोडक्ट वो नहीं ले रहे, वो सिर्फ वहीं पे मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत है, वो हमारे पास 0 हो जाएगी। बाकी हम केसेस के अंदर हम आगे प्रोडक्ट लेके उनमें मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत होगी। अब ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम हो गया, ये हमारे पास इसका बेस केस हो गया, जहां हमने जाके स्टॉप आउट देखना है। और सब प्रॉब्लम पैरेंथेसिस के सब प्रॉब्लम को हम कैसे डिवाइड आउट कर रहे हैं कि आई टिल जे, तो हमारे पास मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ रहा है ए आई प्रोडक्ट विद ए आई प्लस 1 टिल मैट्रिक्स ए जे तक का प्रोडक्ट है। और इसमें शर्त हमारे पास क्या हो रही है? आई की वैल्यू जो है वो लेस देन जे है, आई ग्रेटर देन 1 है और जे लेस देन एन आ रहा है। इसके बाद जब इसको हमने ब्रेक डाउन किया है रिकर्सिवली, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जो चेन होगी वो ए आई से लेके ए के तक का प्रोडक्ट होगा, और देन ए के दूसरी सीक्वेंस जो होगी हमारे पास ए के से ले के प्लस 1 से लेके जे तक का होगा, और के जो है वो हमारे पास आई और जे दोनों के दरमियान में आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया? तो हमने क्या कर रहे हैं? अज्यूम दैट द ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन स्प्लिट द प्रोडक्ट ए आई टिल ए जे किधर? एट केथ पोजीशन के ऊपर, कि हमारे पास ए आई से लेके ए जे तक का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ऑप्टिमल उस वक्त हो सकता है जब हमने उसे डिवाइड आउट किया था एट द केथ मैट्रिक्स के ऊपर, कि ए के से एक ए आई से लेके ए के तक का प्रोडक्ट ऑप्टिमल है, के प्लस 1 से लेके जे तक का प्रोडक्ट ऑप्टिमल है। फिर इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो फिर हमारे पास ए आई टू ए जे तक का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिमल हमारे पास आएगा। तो ये हमारे एक तरह से रिकर्सिव कॉल आ गई है। ये सिलेंडर जो काम कर रहा है अलग बंदे सिलेंडर का काम करना, सिलेंडर भी चेंज है भी वो थोड़ी करे। ये अलावा सिलेंडर वाले को अलावा करे कौन मन से बात ये मोहम्मद अदरीस, मीर मोहम्मद अदरीस, पिछले दवाई लाग जाए ना, याद करो मीर मोहम्मद मोहम्मद अदरीस। अरे सर म्यूट कर दो। अब इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए हमें किस तरीके से डिवाइड हो जाएगा कि हमारे पास जो हमारे पास ऑप्टिमल एम आई जे की वैल्यू होगी वो एक्चुअली किसके बराबर होगी? जब हमारे पास ये वैल्यू आई टू के तक का जो प्रोडक्ट है उसका मिनिमम होना चाहिए, के प्लस 1 टिल जे तक का जो जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास जनरेट होंगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए। और फिर जब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तब हमारे पास ये इस पे जितनी हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगी उन सब को इनके साथ ऐड आउट करना है। तो हमारे पास टोटल ये रिजल्ट जो है इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट आउट हो चुका है रिकर्सिव इक्वेशन के अंदर, कि हमारे पास एम आई जे जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम ऑप्टिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लें आई टिल के, इसी तरीके से के प्लस 1 टिल जे, और
लास्ट में एडिशन हम कर दें इन दोनों के प्रोडक्ट पे जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगी उनको इन दोनों के रिजल्ट के साथ ऐड करें, तब हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कंप्यूट होंगी फॉर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट ऑफ एम आई, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए आई टिल ए जे। तो ये हमारे पास एक रिकर्सिव पूरी इक्वेशन जो है वो जनरेट आउट हो चुकी है। तो अब हम इसको अगर हम प्रॉपर डिज़ाइन फॉर्मेट में लिखें जो हमारा प्रॉब्लम है, तो हम इसको इस तरीके से कह रहे हैं कि ये हमारे पास जनरल केस है जिसको हमने मिनिमाइज करना है कि हमारे पास जो ये इंस्ट्रक्शंस जनरेट हों ये मिनिमम हो व्हेनेवर आई इज लेस देन जे। और इसका बेस केस कब होगा? जब हमारे पास आई और जे जो है वो बराबर होता जाएगा। यानी हर दफा आई एंड जे हासिल करने के लिए हमें एक दरमियान में के चाहिए और फिर उनकी वैल्यूज चाहिए। जब ये दोनों वैल्यू आ जाएं तब हम इसको ऐड कर दें यानी इन दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के ऊपर जो इतनी हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं उनके साथ ऐड करते हैं। अब ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने के बराबर हैं? ये लास्ट टाइम हमने इसमें देख लिया था अभी कि अगर हमारे पास A1 और A2 को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनकी डायमेंशंस को अगर हम देखें, A1 की रोज एंड कॉलम्स, A2 का रोज एंड कॉलम्स, तो ये कंबाइन होके कितने के बराबर आ रही थी? रोज ऑफ फर्स्ट वन इनटू ये हमारे पास सेकंड की रोज एंड देन लास्ट हमारे पास जो कॉलम मौजूद है। तो सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं 10 100 इंटू 5, तो ये बन गई 10 इंटू 5। ये मजीद आगे इसके साथ अटैच हो रही हैं, तो ये इसकी इंस्ट्रक्शन 5 इंटू 10 थी, तो 10 5 50। अब यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से राइट डाउन किया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें रिक्वायर्ड हैं वो कितने के बराबर हैं? i-1 तक इसकी नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी ए आई के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो Pi-1 के बराबर है। और दूसरी साइड पे ये हमारे पास मौजूद है मैट्रिक्स AK+1, तो AK+1 के लिए जो रिक्वायर्ड होंगी वो P ऑफ K नंबर ऑफ पेरेंथेसिस हो जाएंगी। और लास्ट में हमारे पास J है, तो ये हमारे पास उसके जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद थे उनके साथ का प्रोडक्ट। तो ये Pi-1 Pj जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नंबर वो हमारे पास हासिल होती हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस जब हम प्रोडक्ट करते हैं I to K जो पहला सीक्वेंस था, और दूसरा एक K to AJ तक जो मैट्रिसेस थी उन सब के प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है। अब अगर हम इसको देखते जाएं तो हमारे पास तकरीबन कितनी ये रिजल्ट जनरेट होंगे, इसको हम करके देखना चाहते हैं। इसको देखते हैं। अभी हम इस एग्जांपल में हम आते हैं। तो अब इस एग्जांपल में हम हासिल क्या करना चाहते हैं बता रहे हैं। पहले तो हम देख लें कि लेंथ हमारे पास है 1 के बराबर, आई और जे बराबर हो, तो इस पूरे डायगोनल में देखें हमारे पास तो आई और जे बराबर होंगे, रो भी बराबर, कॉलम भी बराबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 टिल NN हमारे पास आएंगी, इन सब को 0। फिर सेकंड जो है उसके अंदर हमारे पास क्या जा रहा है कि हमारे पास एक जो है कॉलम के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है कि ये की वैल्यू जो है वो हमारे पास I+1 के ऊपर आ रही है और I हमारे पास मूव कर रहा है 1 to N-1। ये हमारे पास I है, ये हम मूव कर रहे हैं 1 to N, और J की वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है? I+1 के बराबर। और ये हमारे पास जो
पोजीशन बन रही है जिसको हमने कहा है M1 to N, तो ये हमें सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है इस तमाम मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का 1 से लेके N तक के जो प्रोडक्ट का। अब इसमें हम कंप्यूट क्या कर रहे हैं, रोज को कंप्यूट कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि हम ये मूव करते चले जा रहे हैं इस मैट्रिसेस को इस तरीके से फिलअप कर रहे हैं कि पहले एक रो हमारे पास कंप्लीट हुई, फिर सेकंड ये पोजीशन फिल होगी, तो हमारे पास 1 to N तक का जो है वो रिजल्ट ताकि हमें ज्यादा आसानी से क्लियर हो सके से हम ये कह रहे हैं कि हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू किधर से, मैट्रिक्स 2 से लेके मैट्रिक्स 5 तक का जो रिजल्ट है वो हमने हासिल करना है। तो हमें किसी पॉइंट के ऊपर इसको ब्रेक डाउन करना है और फिर हमारे पास k+1 टिल j एक अलहदा प्रोडक्ट हासिल हो, i टिल k तक का प्रोडक्ट हासिल हो, और फिर इन दोनों के मैट्रिसेस के प्रोडक्ट जो हैं उन पे जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट हो उनको इनके साथ ऐड कर दिया जाए। अब देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास इस रो के अंदर वैल्यूज हमने 0 0 फिलअप कर दी, तो हमें मालूम होना चाहिए M22, ये पोजीशन बन रही है हमारे सामने, 2 पे ब्रेक डाउन किया है। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 2 पे ब्रेक डाउन करते हैं हम, तो k की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो हमारे पास वैल्यू होगी 2 टिल 2 प्लस k+1 से जाना है, तो k की वैल्यू हमने 2 रखी हुई है, तो 2+1 3 to 5, 3 to 5 जो है वो हमारे पास कहाँ बन जाएगा, हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी जो अभी हमें मालूम नहीं है, और लास्ट में इनका प्रोडक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं k की वैल्यू में एक और, अगर 2 नहीं होगा तो 3 होगा k की वैल्यू, तो हमारे पास k की वैल्यू 3 है, तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास 4 और 5, 4 हो जाएगा k+1, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये वैल्यू हो सकती है 4 5, ये पोजीशन। अगर इन ये सीक्वेंस आ सकते हैं इन दो के प्रोडक्ट के साथ। थर्ड 3 के नहीं है तो के को एक और इंक्रीज कर दें, 4 पे लेके जा सकते हैं, के इक्वल टू 4 के ऊपर, तो 2 to 4 तक का प्रोडक्ट प्लस, तो हमारे पास रिमेनिंग 5 5 तक का प्रोडक्ट। अब इन तीनों के अंदर से जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट हों उनमें से हमने मिनिमम जो है कैलकुलेट करना है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास इस 2 5 की जनरेट हो जाएगी। तो किस तरीके से हमने कहा कि हमारे पास MIJ की वैल्यू डिपेंड कर रहा है, जो पहले से आप वैल्यूज कंप्यूट कर लें कि हमें पहले इन वैल्यूज को कंप्यूट होंगी, तब तब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। दोबारा देख लें क्यों हमने कहा ये पहले कंप्यूट होंगी, क्योंकि आप जो वैल्यूज जो हम 2 5 की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये प्रीवियसली 2 2 और 3 5 की वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हों या दोबारा कैलकुलेट करें, फिर हम 2 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने बात नोट की थी रिकर्सिव सॉल्यूशन से पहले कि हमने कहा था डिवाइड एंड कंकर में हम हर दफा प्रॉब्लम जो है वो बार बार रिकर्सिवली कॉल करके हासिल करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्योंकि प्रॉब्लम ओवरलैप कर रहे होते हैं, सब प्रॉब्लम ओवरलैप करते हैं, तो हम उन वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं, और एक दफा हम स्टोर कर लें तो फिर हम उन्हें रीयूटिलाइज कर सकते हैं। और रीयूटिलाइज करने का फायदा क्या होगा, हमारे पास बार बार कंप्यूट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसी एग्जांपल को देखें, हमारे पास तीनों मैट्रिसेस हैं A1 to A3, वही डायमेंशन है हमारे पास 10 to 100, 100 क्रॉस 5 and 5 क्रॉस 50। अब इसके अंदर
हमने सबसे पहले क्या काम किया, जब आई और आई बराबर है, बेस केस जो है हमारे पास, उस बेस केस पे 0 वैल्यू डाल दी। बेस केस हमारे पास वैल्यू 0 हो गई। अब अगला काम जो हमने परफॉर्म करना है वो हमने कैलकुलेट करना है M11, ये वाली पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है M12। और ये हमारे पास कैलकुलेट कैसे हो सकता है कि हमारे पास इससे लोअर वैल्यू M11 ये पॉइंट और M22 ये पॉइंट, इन दोनों का इन पे जितनी हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आई थी उन दोनों का सम, और फिर इनको प्रोडक्ट करने का, इन दो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करने पे जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगी उनका सम, तब हमारे पास वैल्यू जनरेट होगी M12। अब ये दोनों वैल्यूज हमें पहले से मालूम है, हमने इनको पहले से ही असाइन कर दिए है, तो ये वैल्यूज हमारे पास जनरेट हो गई कि ये तो इन पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 0 हैं, इस पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 0 हैं, और ये हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने के बराबर हो गई, इसी डायमेंशंस में से हम निकाल सकते थे 10 इंटू 100 इंटू 5, तो हमारे पास 5000। ये हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हमारे पास आ गई प्रोडक्ट लेने का 1 और 2 का। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है 2 3, दूसरी लाइन के अंदर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं अब 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, 2 2 एंड 3 3। हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, और 2 + 1 3, और यही हमने आगे नंबर ऑफ, जब दोनों को प्रोडक्ट लेना है तो जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं वो इसके डायमेंशन के बराबर होंगी, वो हमने यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो अब देखें M22 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। 3 3 भी 0 के बराबर है, और इसके बाद हमारे पास कितने के बराबर हो गई ये, इसका प्रोडक्ट डायमेंशंस को अगर हम देख लें P1 P2 3, P1 हमारे पास 10, और P2 और P3 हमारे पास कितनी आ गई, P2 हमारे पास थी 5 इंटू 50, तो हमारे पास ये 5 इंटू 50 हो गई। तो टोटल प्रोडक्ट जो हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आई 25,000 आ गई। ये हमारे पास सेकंड डायगोनल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम वैल्यू M13 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमने मिनिमम कैलकुलेट करके करनी है किन दो के दरमियान में, वो हमने कैलकुलेट करना है M11। जब हमने k की वैल्यू 1 रखी हुई है तो M23 हो जाएगा, और दूसरा जब k की वैल्यू हमने 2 रखी है इंस्टेड ऑफ 1, तो हमारे पास वैल्यू M12 और M33 के बराबर वैल्यूज आ जाएंगी। इनका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास 75,000, और ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास 7,500 के बराबर आती हैं। और ये रिजल्ट इनमें से मिनिमम हमने सेलेक्ट करना है, तो मिनिमम हमारे पास ये 7,500 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इनकी दोबारा कैलकुलेशन देख लें अगर हम, तो M11 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है जो हमने स्टोर किया हुआ था। M23 हमारे पास कौन सा मौजूद है, वो भी हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है। और इसी सबका जो प्रोडक्ट है P0 P1 P3 ये हमने ऐड करना है, और इससे हमने रिजल्ट हासिल कर लेना है। इसी तरीके से M12 रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, और M33, और फिर उसके बाद P0 P1 P2 एंड P3 का सम हमने लेना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 7,500 के बराबर। अब इसमें देखें तो हमारे पास मैट्रिसेस क्या हो रही हैं, पैरेंथेसिस हमारे पास क्या हो रही हैं कि पहले पैरेंथेसिस हमने हुई हैं A2 एंड A3 के लिए, अलग कैलकुलेट हुई हैं, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ है A1 के साथ। इस केस में हम देखें तो पहले 1 एंड 2 का प्रोडक्ट हुआ है,
और फिर हमारे पास A3 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये वैल्यूज हमने डायरेक्ट पिक कर सकते थे यहाँ पे टेबल से भी, और ये हमने जनरेट आउट की हुई थी। M23 हमने ये हासिल की थी, और M12 हमने ये हासिल की हुई थी। तो ऑलरेडी हमारे पास हमने स्टोर कर ली थी टेबल में, M टेबल में। तो हम उधर से वैल्यूज हासिल करके जस्ट हमने मिनिमम कैलकुलेट करना था, दोबारा रिकैलकुलेट नहीं करना था। तो हम थोड़े इंस्ट्रक्शंस के अंदर इसे हासिल कर सके हैं। अगर ये प्योर रिकर्सिव करते तो हमें ये दोबारा यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाती। तो हमें यहाँ पे ये एडवांटेज मिल जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कि हमने वही रिकर्सिव काम किया, लेकिन जो ओवरलैपिंग वैल्यूज थी इंस्टेड के हम उन्हें बार बार कैलकुलेट करते हमने टेबल के अंदर उन्हें स्टोर आउट किया हुआ था। इसके अगर हम एल्गोरिदम को देखें तो हम इस एल्गोरिदम के अंदर क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। ये सबसे पहले एक वेरिएबल हमने लिया है लेंथ, जो कि लेंथ हमें प्रोवाइड आउट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो हमारे पास मौजूद थी। फिर हमने जितनी हमारे पास मैट्रिसेस इनके प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं कि अपने साथ के जितने प्रोडक्ट थे, जो सेंट्रल डायगोनल हमारे पास आ रहा है जिसमें आई और जे की वैल्यू बराबर है, बेस केस हमारा, उसको वैल्यूज हमने जीरो कर दी है। जीरो करने के बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है एल, इसको मूव किया है 2 till n। ये चेन लेंथ को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं कि एक और वेरिएबल, इस लूप के बाद एक और लूप हम ऑपरेट आउट कर रहे हैं जिसको हमने आई के साथ हमने दोबारा इनिशियलाइज कर रहे हैं। और किधर से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हम n माइनस एल, एल हमारे पास यहाँ पे हमने चेन लेंथ के लिए लिया था, +1, ये हमारे पास रोज हो जाएंगी। कॉलम के लिए क्या करना है, इसी i+1 -1 तक हमने मूव करना है। अब स्टार्ट में हमने क्या किया कि ये i और j के हिसाब से mij की जो वैल्यू इस टेबल के अंदर की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट के बराबर रखें, यानी बहुत लार्ज रखें, क्योंकि हमने बाद में इसे कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड एक लूप, इनर लूप दोबारा ली है, उसको हमने k वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज किया, और k जो है i और j के दरमियान में ब्रेक पॉइंट के तौर पे यूज हो रहा है। अब k जो है वो हमने दोबारा i से स्टार्ट किया है j-1 तक। अब इसमें पिक कर रहे हैं वैल्यू वही उसी तरीके से कि जो हमने रिकर्सिव कॉल में बनाई हुई थी कि i टिल k प्लस k प्लस 1 टिल j, और इसको मजीद ऐड कर दें डायमेंशन जो हमारे पास मौजूद हों, pi-1, pk जो सेंट्रल पॉइंट पे है, प्लस pk। इनके रिजल्ट को हमने वैल्यू नाम दिया है q का। और अगर q जो है वो हमारे पास पिछली वैल्यू से स्मॉलर हो तो हमने इसको असाइन कर देना है mij के अंदर इस वैल्यू को। ये काम क्या हो रहा है, ये काम यही चीज हो रही है जो अभी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। सबसे पहले हमने एक सेंट्रल डायगोनल को मूव आउट करना है, फिर उसके बाद हमने उसे अगले डायगोनल को मूव आउट करना है, टिल लास्ट में हम एक वैल्यू के ऊपर मूव करेंगे। कुछ बुक में अगर आप देखेंगे तो वो, क्योंकि आई जो है वो हमने मूव करना है डाउनवर्ड की तरफ, तो वो हाफ पे डायगोनल पे मूव करने के बाद ये वैल्यूज जो हासिल करेंगे वो इस कोने पे मौजूद जो वैल्यूज होंगी उसको हासिल करेंगे। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे n के ऊपर 1 to n तक का जो रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट आउट होगा कि i n की तरफ मूव कर रहा है, और हमने जो वैल्यू एट द एंड हासिल करना है एक एक डायगोनल के आगे मूव करते जा रहे हैं टिल हमारे पास लास्ट वैल्यू के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज आई है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए। यानी हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो मिल गई, लेकिन हमें क्या चीज नहीं मिली वो ये है कि किस पोजीशन के ऊपर पैरेंथेसिस लगी हुई थी। अब हमें एक अलग सॉल्यूशन भी चाहिए जिसमें हम पॉइंट आउट नोट करें किस पोजीशन पे हमने पैरेंथेसिस को अटैच आउट करना है। तो हम उसके लिए एक और टेबल भी बना रहे हैं जिसको हमने MIJ की जगह SIJ राइट डाउन किया है। और यहाँ पे क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं कि इंस्टेड Q की वैल्यू प्रोवाइड आउट करते हम K की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड आउट करेंगे। अब K SIJ के हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब वैल्यू ऑफ K यानी उस Kth पॉइंट पे जो I और J के दरमियान में मौजूद है, जहां पे हमें ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन जो है वो हमें मिल जाए, जहां से ब्रेक डाउन होता है AIJ का सीक्वेंस कि बिटवीन AK और AK+1 के ऊपर। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या काम किया, इस एल्गोरिदम के अंदर ही दोबारा देख लें कि जिस जगह हमने वो वैल्यू स्टोर की थी, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करके स्टोर आउट की हैं, तो इंस्टेड के वो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करके स्टोर करते, हमने उस पॉइंट के ऊपर kth जो वैल्यू थी या मैट्रिक्स नंबर था चेन के अंदर वो स्टोर आउट किया है। तो सेम वही बात होगी कि हमारे पास जब रिजल्ट आएगा यहाँ पे MIJ के अंदर तो रिजल्ट आया था मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा कि किस पोजीशन के ऊपर कि अगर 1 to N तक जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, चेन सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है, हमने उसको ब्रेक डाउन करना है। तो हमें इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6 मैट्रिक्स के ऊपर जाके ये सीक्वेंस ब्रेक होगा 1 to 6 और 7 to N तक का सीक्वेंस हमारे पास जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे देख लें जो हमारे पास एस स्ट्रक्चर मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है I till J, तो हमारे पास सीक्वेंस है I to N तक का, और वो भी हमने 6 की वैल्यू दी हुई है, यानी मैट्रिक्स प्रोडक्ट है मैट्रिक्स 1 से लेके मैट्रिक्स 6 तक का, और इसके अंदर वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 3। तो हम ये कह रहे हैं कि पहला प्रोडक्ट लेना है A1 से लेके A3 तक का, दूसरा प्रोडक्ट लेना है A4 से लेके A6 तक का, फिर दोनों को जो आप प्रोडक्ट लेंगे तब आपके पास मिनिमम रिजल्ट आएगा फॉर S1 to N तक की जो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर अब देखें A1 to 3 वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है, इस पे वैल्यू हमारे पास है 1। तो इसका मुराद क्या हुई हमारे पास कि मैट्रिक्स 1 से लेके मैट्रिक्स 3 तक का जो प्रोडक्ट है उस पर मिनिमम उस वक्त हासिल होगा अगर हम प्रोडक्ट को हम डिवाइड आउट इस तरीके से कर रहे हैं A1 से लेके 1 तक, K की वैल्यू 1 थी इस वजह से 1 तक, ये 1 हमारे पास रिजल्ट आया था। K+1 से लेके 3 तक यानी 2 से लेके 3 तक का, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, फिर हमारे पास ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आएगी। इसी तरीके से 4 6 पे 4 6 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 5 है, तो ये कट होगा A4 to 5 तक का सीक्वेंस और इसी तरह 6 से लेके 6 तक का सीक्वेंस। अब इससे आगे अगर हमने देखें इसको प्रिंट आउट करना है मैट्रिसेस को, तो प्रिंट आउट करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन बना रहा है, एक तो हमारे पास ये पूरी मैट्रिक्स का टेबल आ गया, एस टेबल आ गया, इनपुट क्या है I और J की वैल्यूज, अगर तो I और J बराबर हैं
तो हमने क्या करना है, उनको जस्ट ए प्रिंट कर देना, जो भी वैल्यू मैट्रिक्स नंबर है वो हमने प्रिंट कर देना। अगर आई और जे बराबर नहीं है तब क्या करें, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पैरेंथेसिस यूज करें और उसके बाद 2 दफा रिकर्सिव कॉल हो रहा है। पहली दफा क्या किया कि सेम मैट्रिक्स हम इनपुट कर रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आई से, और सेकंड हमने जो इनपुट प्रोवाइड आउट किया है वो हमने इसी टेबल में से वैल्यूज निकाल रहे हैं। एस आई जे की अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको प्रोवाइड करने चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1 to 6 तक का हमने वैल्यूज एंटर करनी थी, प्रिंट करनी थी, तो हम ये कह रहे हैं कॉल करते वक्त कि हमें आई इज इक्वल टू 1 और इसमें जो पड़ी हुई वैल्यू है 3, तो नेक्स्ट टाइम कॉल कर लें S13 पे। इसका रिजल्ट आ जाए तब हम कॉल करें किस पे, S1J। दोबारा हमारे पास क्या था, यही आई जे जो है हमारे पास वैल्यू है, इसके ऊपर वैल्यू 3 थी +1 यानी 4, ये हमारे पास 4 हो गई, और जे हमारे पास 6 हमारे पास कॉल होगी। तो इस तरीके से हम दूसरे पोर्शन को कॉल करें। जब ये दोनों के रिजल्ट आ जाएं तो ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो हम यूज कर लें। अब ये चीज एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो हमने इंस्ट्रक्शन यूज की है वही बन रही है कि अगर हमने ए 1 to 6 तक कॉल करना है तो क्या करें, 1 to 6 तक की जो वैल्यू मौजूद है वो वैल्यूज लें। वैल्यू 3 है तो ए 1 to 3 तक की कॉल करें, इसका रिजल्ट आ जाए। 4 to 6 तक की कॉल करें, उसका रिजल्ट आ जाए, तब हमने उसके बाद ब्रैकेट जो है वो यूज कर लें कि इन दोनों से पहले ब्रैकेट, इन दोनों के बाद हमारे पास ये ब्रैकेट यूटिलाइज हो जाए। अब इसी तरीके से कॉल को देख लें हम कैसे कॉल कर रहे हैं कि हमने कॉल करना है S1 to 6, ये सेम ऑपरेशन कॉल हो रहा है। अब ये आई और जे बराबर नहीं है तो हमने कॉल चेक करनी थी, इस पे S1 to 6 की वैल्यू 3 है तो मजीद कॉल करना है। अब मजीद कॉल करते वक्त पहला काम क्या किया, यही ब्रैकेट यूज कर ली और इसके अंदर S1 to 3 कॉल किया। फिर सेकंड जो है, और 1 to 3 पे हमारे पास क्या वैल्यूज आई, 1 to 3 पे वैल्यू है मजीद 1, तो एक ब्रैकेट और यूज हो गई क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, एक और ब्रैकेट यूज हो गई। अब इसके अंदर वैल्यू 1 के अंदर यहाँ पे 1 1 है, दोनों आई और जे वैल्यू बराबर है, तो हमने वैल्यूज राइट डाउन कर दी A1 के बराबर। इसकी जो लास्ट अभी कॉल आई थी उसी के सेकंड कॉल को हम देखें तो हमारे पास वैल्यूज किसके बराबर जा रही हैं, सेकंड पे आई जे +1, जे की तरफ गए तो 1 की जगह 2 हमारे पास +1 हो गया, 2 आ गया, 2 till 3, और 2 3 हमारे पास 2 के बराबर है तो मजीद कॉल होगी। फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट, और ये हमारे पास दोनों इस केस में आई और जे जो है वो बराबर होंगे तो जस्ट प्रिंट आउट हो जाएगा A2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले A1 लिख दिया, ब्रैकेट के बाद A2 लिख दिया है। इस पे मजीद कॉल हुआ तो दोबारा 3 3 आया, A3 इसके साथ राइट डाउन कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये दोनों कॉल्स इसमें जनरेट हो चुकी हैं, तब क्लोजिंग ब्रैकेट हमने जनरेट कर दी। इसके बाद इससे पिछले वाले पे उसकी सेकंड कॉल जो है उस पे जनरेट करेंगे, वहां पे भी हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई क्योंकि ये भी सेकंड कॉल थी उसकी, और यही काम हमने करते चले जाना है टिल हमारे
तमाम कॉल्स जनरेट आउट हो जाएं। ये हमारे पास मेथोडोलॉजी क्या थी। हम सबसे पहले बेस केस से स्टार्ट कर रहे हैं और बेस केस से स्टार्ट करते वक्त करके हम जो सबसे टॉप तक की वैल्यूज थी उनको हमने स्टोर आउट किया था और यहाँ से एंड पे हमने इनके पैरेंथेसिस नंबर जो हैं वो हासिल कर लिए और प्रिंट करके भी देख लिया। ये ऑप्टिमल पैरेंथेसिस पोजीशन हासिल कर सकते थे और कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट होनी थी वो हमने एम टेबल के थ्रू चेकआउट कर लिया। फर्क सिर्फ क्या था कि एक एम टेबल के अंदर हम नंबर मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट आउट कर रहे हैं और एस पे हम वो पोजीशन राइट डाउन कर रहे हैं जहां से जो सीक्वेंस थी मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का वो ब्रेक डाउन हो रही थी। एक और मेथोडोलॉजी इसके अंदर मौजूद है जो ये सेम काम परफॉर्म कर सकती है जैसे अभी हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू किया। इसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन। जैसे मेमोराइजेशन है इसी तरह वर्ड हम यूज कर रहे हैं मेमोराइजेशन, बात वही है तकरीबन। अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बॉटम अप अप्रोच की जगह टॉप डाउन अप्रोच जो है वो अप्लाई आउट करते हैं। बाकी काम उसी तरीके से जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो काम परफॉर्म हो रहा है सेम उसी तरीके से काम करेंगे और इसमें भी वही काम कर रहे हैं मेंटेनिंग एन एंट्री इन टेबल जो कि हर सब सोल्यूशन की जो पे हमारे पास प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन आएगा उसकी वैल्यू को टेबल्स के अंदर हम मेमोराइज करके राइट डाउन कर रहे हैं। पहली दफा जब सब प्रॉब्लम अकर करे उसको हमने टेबल के अंदर राइट डाउन कर देना है और फिर जितनी दफा वो बार बार कॉल हो उसको राइट डाउन करते चले जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा यही जनरेट होता है, यही काम हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी कर रहे थे लेकिन इसमें क्या था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम बेस केस से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ गए हैं कि सबसे पहले हमने बेस केस वाली वैल्यूज कैलकुलेट की जैसे अभी हमने डिस्क्राइब आउट किया था इस टेबल के अंदर के पहले हम उससे निचली वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं फिर उससे अगले डायगोनल पे फिर उससे अगले डायगोनल पे टिल हमारे पास यहाँ लास्ट पे आ जाती हैं वैल्यूज। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं कि पहले रिकर्सिवली कॉल हमने इधर से कॉल किया फिर नेक्स्ट कॉल हुई फिर नेक्स्ट कॉल हुई और दरमियान में जब कॉल बैक आंसर आना शुरू हुए तब हम उन वैल्यूज को स्टोर करना शुरू करते हैं। दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं और एक ही तरह से हमारे पास रिजल्ट प्रोवाइड आउट करते हैं लेकिन किस तरीके से टेबल में स्टोर आउट करना है वो प्रोसेस बदल जाता है। अगर हम इसी में देखें तो हम किस तरीके से इसको एल्गोरिदम की फॉर्मेट में कह सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें सबसे पहले वही हमने लेंथ ले ली है और वेरिएबल एक लिया है 1 to n पहला वेरिएबल, रोज के लिए दूसरा कॉलम के लिए हमने लिया j to n। इनिशियलाइज हमने किया इसी टेबल mij को, तमाम पूरे टेबल को हमने इनफाइनाइट के तहत हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद लुकअप चेन एक और एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं जिसमें क्या हम कॉल कर रहे हैं यही इसके पैरेंथेसिस नंबर्स वगैरह जो हैं वो हम प्रोवाइड आउट कर रहे हैं और हम वैल्यू 1 to n जो है इसके पैरामीटर के तौर पे इसको प्रोवाइड करें। अब इस एल्गोरिदम को अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या चीज चेक की है इसके अंदर कि अगर तो वैल्यूज इनफाइनाइट से लेस है यानी बहुत लार्जर वैल्यू से लेस है तो यानी टेबल में एंट्री आ चुकी है तो जस्ट जो एंट्री मौजूद है टेबल में वही रिटर्न बैक कर दें। अगर टेबल में एंट्री जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है यानी इनफाइनाइट है जो हमने इनिशियलाइज की हुई है तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो बराबर हैं आई और जे दोनों बराबर हैं तो पहले तो इनिशियलाइज कर दें एम आई जे यानी दोनों आई और जे डायगोनल जो हमारे पास जिस तरीके से था उसको 0 के साथ इनिशियलाइज कर दें। फिर सेकंड काम एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है के का जिसको हमने मूव करना है i till j-1
इसके अंदर रिजल्ट हासिल करने के लिए रिकर्सिवली कॉल करें। कैसे रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं कि अब हमने वैल्यू रिसीव की थी i टिल j तक की, उसकी जगह पे हमने i टिल k तक की वैल्यूज जो हैं इसी एल्गोरिदम के अंदर रिकर्सिवली कॉल करें। टेबल में अगर पहले से वैल्यू मौजूद है वो हमें आ जाए, अदरवाइज वो इसी टेबल में मौजूद आगे मूव करता जाए। सेकंड, जब ये हासिल हो जाए, सेम उसी तरीके से लुकअप चेन में k+1 टिल j, दोबारा इसी लुकअप चेन के ऊपर दोबारा रिकर्सिवली कॉल करें, और लास्ट में डायमेंशंस जो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के डायमेंशंस है वो हम कॉल कर लें। इन तीनों का सम लेने के बाद, जैसे हमने पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड में q की वैल्यू हासिल की थी, उसको q की वैल्यू हासिल करें और चेक कर लें कि अगर हमारे पास पुरानी पड़ी हुई वैल्यू से ये लेस वैल्यू आई है तब क्या करें, वैल्यू इधर असाइन कर दें mij की तरफ और रिटर्न बैक कर दें। अब ये एल्गोरिदम अगर आप देखें तो तकरीबन ये आपको लगेगा जैसे हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला ही काम किया हुआ है, क्योंकि दोनों रिकर्सिवली अंदाज में हम कहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ था, एल्गोरिदम ये हमारे पास एल्गोरिदम था, इसमें भी हमने वही काम किया था कि हमने लूप्स लगा के रिकर्सिव कॉल नहीं की थी, लेकिन हमने वैल्यूज असाइन करते चले जा रहे थे इसमें, और टेबल को हम इस तरीके से फिलअप कर रहे थे कि पहले लोअर वैल्यूज फिलअप हो, फिर उसे अपर वैल्यूज फिलअप हो, टिल लास्ट में हमारे पास जो टेबल की मोस्ट एंट्री जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें फिलअप होके हासिल हो जाए। इस केस में हम टॉप डाउन अप्रोच हासिल कर रहे हैं मेमोराइजेशन के अंदर, लेकिन इसमें हम बार बार रिकर्सिव कॉल अप कर रहे हैं। रिकर्सिव कॉल करते वक्त हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे उन्हीं वैल्यूज को जो हमने पहले टेबल में जस्ट लुकअप कर रहे थे बार बार रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, लेकिन रिकर्सिवली कॉल भी ऑप्टिमाइज किस तरीके से की हुई है कि हम उन्हें टेबल के अंदर राइट डाउन करके हासिल कर रहे हैं और टेबल में हर दफ़ा चेक कर रहे हैं कि अगर तो टेबल में ऑलरेडी मौजूद है तो जस्ट वैल्यू रिटर्न हो, अगर वह वैल्यू मौजूद नहीं है तब आगे वह वैल्यू कैलकुलेट हो और फिर रिटर्न बैक आउट करे। अब ये एल्गोरिदम में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कितनी लूप्स आ सकती हैं, क्योंकि हमें बार बार लुकअप भी करना पड़ रहा है। ओवरऑल इसका जो हमारे पास रनिंग टाइम आएगा वो ऑर्डर ऑफ n³ के बराबर आएगा। अब एडवांटेजेस क्या हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मेमोराइजेशन पे, कि हमारे पास क्योंकि हमने टेबल में डायरेक्टली काम कर रहे थे हमारे पास ओवरहेड रिकर्जन का यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। इसी तरीके से कोई रेगुलर पैटर्न्स भी जो हैं वो हम हासिल बना सकते हैं ताकि हमारे पास टाइम और स्पेस की रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस की जा सके। इसके मुकाबले में मेमोराइज मेथड के अंदर क्या एडवांटेजेस हमारे पास हो सकते हैं कि हमारे बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं हो सकती। इस मेथड में हमें तकरीबन पूरा टेबल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ा था, जो वैल्यूज अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं भी हैं हमें वो भी कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे हो सकता है कि आपको सिर्फ एक एंट्री की ज़रूरत हो तो सिर्फ वो रिकर्सिव कॉल के अंदर कैलकुलेट होंगी और बाकी सारी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं हो सकती। तो इधर हमें कुछ सब प्रॉब्लम्स को जो हैं जिन्हें सॉल्व ना करके हम यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि ये बार बार रिकर्सिवली कॉल करके डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर रहा था, तो इधर ओवरहेड जो हमें स्टैक बन रहे होंगे रिकर्जन के वो मेंटेन करने पड़ते हैं और उसके ओवरहेड जो है वो साथ में शामिल हो जाता है।
तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम की डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू जो किया जाता है उसकी अब हम थोड़ी सी विजुअलाइजेशन देखते हैं। हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं A1 to A5 और पहले की डायमेंशन जो है वो 4x3, सेकंड की डायमेंशन है 3x5, थर्ड की डायमेंशन है 5x1, फोर्थ की 1x2 और 5 में नंबर ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम्स जो हैं नंबर 7 हैं। एल्गोरिदम में अगर देखें तो हमारे पास जो हैं वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, आई है, एल है, के और जे हमारे पास मौजूद है। अब जब हम स्टार्ट में करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जहाँ पे भी आई और आई यानी दोनों बराबर हैं, दोनों रोज एंड कॉलम्स बराबर हों, वहाँ पे वैल्यूज जो है असाइन कर देनी है 0। जब हमने इनिशियलाइज 0 कर दी उसके बाद एक लूप के थ्रू जब पहला पैरामीटर शुरू किया जा रहा है वो l इक्वल टू 2 यानी सेकेंड रो से हमेशा स्टार्ट करके एंड तक हमने मूव करना है। इसके अंदर जो कीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक और वेरिएबल i की लेंथ हमने स्टार्ट किया है और k की वैल्यू को डिपेंडेंट किया है i की वैल्यू के ऊपर कि वो k जो है वो i+1 -1 तक जा रहा है। और उसके बाद जो टेबल के अंदर हमने वैल्यूज राइट डाउन की हैं ith रो एंड kth कॉलम के ऊपर वो इनफाइनाइट तक रखी हैं। उसके बाद थर्ड लूप के अंदर हमने i to k -1 तक मूव करना है और इसमें मेक श्योर क्या किया जा रहा है, जो हमने कोड असाइनमेंट में देखा था कि हमारे पास हम रिजल्ट हासिल कर रहे थे i to j का और kth पॉइंट के ऊपर ब्रेक डाउन कर रहे थे। इस विजुअलाइजेशन में i to kth तक का हमने प्रोडक्ट हासिल करना है और उसको डिवाइड आउट जो किया जा रहा है वो इस jth टर्म के ऊपर किया जाएगा। अब पहले इटरेशन पे देखें तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे कि i की वैल्यू जो यहाँ पे अभी तक सेट हुई है वो वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 1 + 1 2, 2 - 1 1, तो सॉरी i की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू i1 प्लस l वैल्यू हमारे पास 2 है, 1 + 2 3, 3 - 1 2 वैल्यू, तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 2 के ऊपर असाइन आउट हो गई है। अब इसके ऊपर पहला काम क्या किया जा रहा है, टेबल में से जो पुरानी वैल्यूज i till j जो कि जहाँ पे सीक्वेंस ब्रेकडाउन हो रहा है उधर तक की वैल्यूज और सेकंड वैल्यूज j+1 से लेके k तक की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हासिल की जाए। अब इसमें अगर हम देखें j की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास i को अगर हम स्टार्ट करते हैं i से स्टार्ट कर रहे हैं, i की वैल्यू हमारे पास है 1 के बराबर, तो हमारे पास 1 से लेके k की वैल्यू 2 है तो 1 to 1 यानी एक ही दफ़ा ये लूप ऑपरेट करेगा। तो इसमें हमने हमारे पास वैल्यू क्या होगी, बेस्ट 1 1 जो कि हमारे पास ये वैल्यू 0 मौजूद है। j की वैल्यू भी 1 है तो 2 2 2 2 भी हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू है, तो ये दोनों सम तो हमारे पास हो गए 0 और फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करने का जो हमारे पास टाइम लगेगा वो इनके डायमेंशंस का प्रोडक्ट हो गया। डायमेंशन के प्रोडक्ट में i माइनस पहला जो है वो i-1 से स्टार्ट हो रहा था तो वैल्यू 4, सेकंड वैल्यू हमारे पास डायमेंशन j जो कि हमारे पास इधर 3 पे की वैल्यूज और थर्ड वैल्यू हमारे पास डायमेंशन k तक वैल्यूज आ रही है। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया, 4 × 3 12, 12 × 5 60, तो ये हमारे पास रिजल्ट वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है वो 60 है। हमने सिर्फ चेक करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो अगर लेस है जो पहले वैल्यू मौजूद हो उससे, तो वैल्यू को असाइन आउट कर देना है। तो पहले वैल्यू इनफाइनाइट हमने रखी हुई थी तो वहाँ पे वैल्यू 60 जो है वो प्लेस कर दी गई। नेक्स्ट लूप हमने मूव कर रहे हैं, इस दफ़ा i की वैल्यूज में इंक्रीमेंट कर चुका है, i की वैल्यू 2 हो चुकी है, i की वैल्यू 2 हो चुकी है और
अब J की वैल्यूज हमने देखना है, तो J 2 से स्टार्ट करके K-1 तक जाना है। और K की वैल्यू क्या होगी 2 के केस में? हमारे पास 2, और अभी तक हमारे पास लूप पहली L की लूप जो है वो 1 ही चल रही है। तो हमारे पास 2 + 2 4, 4 - 1, तो हमारे पास 4 - 1 3। K की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 हो गई है। लूप जो ऑपरेट करना है वो अब हमने 2 to 3 मूव हमने करना है। अब इसमें से वैल्यूज अगर हम पिक करें, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू स्टार्ट में 2 2 हमने पिक की, 2 2 प्लस 3 3 3 3 2 2 और 3 3 के सम पे हमने इसकी वैल्यूज हासिल करनी, प्लस इनके डायमेंशन का प्रोडक्ट। तो डायमेंशन पे प्रोडक्ट पे 3 × 5 15, 15 × 1 15, तो ये 15 साथ में ऐड हो जाएगा, रिजल्ट 15। और 15 जो है वो इधर, अब हमने यही चेक करना है पुरानी वैल्यू से स्मॉलर है, G स्मॉलर है, तो हमने उसके साथ रिप्लेस आउट कर देना। सेम नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो चुका है, I की वैल्यू 3, और I की वैल्यू के साथ K में इंक्रीमेंट हुआ, तो K की वैल्यू जो है हमारे पास 4 हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 0 सॉरी 3 3, और ये हमारे पास J की वैल्यू भी 3 होगी, I की वैल्यू भी 3 है, 3 3 प्लस 4 4, दोनों जीरोस, सिर्फ डायमेंशन ऐड होगा। डायमेंशन देख लें हम, 5 × 1 5 और 5 to 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 10। 10 जो है वो हमने यहाँ पे अब चेक कंपेयर करना है कि पुरानी वैल्यू से वो स्मॉलर है, यस है, रिप्लेस हो गया। अब लास्ट में इसी तरीके से I के अंदर और इंक्रीमेंट हो चुका है, I की वैल्यू 4 है, J भी I से स्टार्ट करना है, वो भी 4 होगा, और जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है J + 1 वो 5 है। तो हमारे पास ये दोनों 5 4 4 और 5 5 दोनों का सम होगा, दोनों वैल्यू जीरोस हैं, ऐड किया जा रहा है डायमेंशंस के साथ। डायमेंशंस आप देख लें, 1 × 2, तो 2 आंसर आया, 2 × 7 14 हो गया। हमारे पास रिजल्ट है 14, और 14 जो है क्योंकि वैल्यू से स्मॉलर है, तो वैल्यू 14 जो यहाँ पे प्लेस आउट हो जाए। अब दोबारा जो इनर लूप था, L लूप हमारे पास मौजूद है, उसमें एक इंक I की वैल्यू फिर दोबारा से इनिशियलाइज की जा रही है, I = 1। K की वैल्यू में अब ये 3 है, L की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो अब हम आपके पास I = 1, 1 + 3 4, 4 - 1 3, तो K की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 3। K हमारे पास 3 पे आ गया। अब इसके अंदर ये लूप जो है ये 2 दफ़ा चलेगी। I = अब हमारे पास 1 से स्टार्ट होके K - 1, K हमारे पास इस वक्त 3 है, तो 1 से लेके 2 तक मूव करना है, 2 दफ़ा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब देखते हैं उसके अंदर क्या आता है। हमारे पास I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, तो आपके पास वैल्यू आई, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, I की वैल्यू जो है 1 है, और उसी की वजह से J की वैल्यू भी स्टार्ट हम कर रहे हैं वो I से, यानी कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और K की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास वैल्यू बन चुकी है 3 तक। तो अब हमने इसमें मूव करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। हमने मूव करना, I की वैल्यू 1 है, वैल्यू भी 1 है, बस 1 1, वो हमारे पास वैल्यू 0 हो गई। फिर दूसरी साइड पे हमारे पास सेकंड 0 2 गया, तो 2 3 पे हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 15।
तो इस पे टोटल आंसर आ गया हमारे पास 0 + 15 15 के साथ अब आगे डायमेंशन तो हमारे पास 4 है, जे हमारे पास ये इस पे मौजूद है, 1 पे तो 3 है, तो 4 × 3 12, 12 × 1 12 हो गया। पहले 15 आंसर था, तो 15 + 12 जो है वो हमारे पास 27 आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास आंसर 27 आया, पहले से स्मॉलर है, रिप्लेस हो जाएगा। अभी जे की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो गया, तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है जे की अंदर वैल्यू, पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी। तो 1 2 हमारे पास वैल्यू है 60 और दूसरी हमारे पास है 3 पे हमारे पास वैल्यू मौजूद है 0। तो सम हो के वैल्यू आ गई 60, वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई, i = 1, 2 है तो 1, तो टेबल में हमारे पास 1 2 पे वैल्यू जो है वो 60 है और सेकंड 3 जो है वो वैल्यू 0 है। तो इन दोनों का सम हमारे पास जो आएगा वो आएगा 60। और डायमेंशन अगर हम देखें तो डायमेंशन पे हमारे पास i को -1, तो i 1 वैल्यू है तो ये 0 हो गया, ये 4। डायमेंशन j पे हमारे पास वैल्यू जो है वो अब क्या वैल्यू आ गई, j की वैल्यू है हमारे पास 2, तो j हमारे पास वैल्यू 2 पे आ गया और 4 × 5 20 तो हमने 60 + 20 ऐड किया तो 80। पुरानी वैल्यू जो है वो हमारे पास 27 ही है, 80 पुरानी वैल्यू 27 ही है, तो हमने 27 के साथ कंपेयर किया, नई वैल्यू लार्जर है तो हमने अपडेट नहीं करना, नेक्स्ट पे चले गए। अब नेक्स्ट पे जाते हुए फिर हमारे पास i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो चुका है, i की वैल्यू है अब हमारे पास 2, i वैल्यू है हमारे पास 2 और इसकी वजह से k की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट हुआ तो 2 + 3 हमारे पास 5 - 1 4, तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 हो गई। तो अब जो मूव कर रहे हैं तो j हम i से स्टार्ट कर रहे हैं, j की वैल्यू 2 से, तो हमारे पास 2 आपके पास 0 और 3 4 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 4 पे हमारे पास वैल्यू है 10, 4 पे वैल्यू है 10। इधर पहले हमारे पास जो वैल्यू मौजूद थी वो थी 2 पे थी हमारे पास 0, तो रिजल्ट आ गया 10। अब इसके साथ डायमेंशन ऐड करने हैं, डायमेंशंस पे हमारे पास i - 1 पे 3 है, j पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 3 15, k पे वैल्यू हमारे पास जो है वो 2, 15 × 2 30, तो 30 + 10 40 हमारे पास आंसर आना चाहिए। हमारा आंसर आया यहाँ पे 40, पुरानी वैल्यू इनफाइनाइट है तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगी 40, j की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट आएगा। अब नेक्स्ट पे जो हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं तो दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट j में हमारे पास इंक्रीमेंट है, j की वैल्यू जो है वो अब हमारे पास 3 बन जाएगी, तो i 2 3 पे हमारे पास है वैल्यू 15 प्लस j + 1 k, j की वैल्यू हमारे पास है 3 + 1 4, तो 4 जो है वो हमारे पास है 0, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 15 और इसके डायमेंशंस पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 3 × 2 6, तो टोटल आंसर हमारे पास आ गया 15 + 6 21, तो हमारे पास आंसर 21। अब 21 40 से लेस है तो इसको अपडेट कर देना चाहिए, तो इसने 21 यहाँ पे अपडेट कर दिया। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट पे हमारे पास j की वैल्यू i की वैल्यू फिर दोबारा इंक्रीमेंट हो गई लूप के अंदर, i की वैल्यू अब होगी 3, j को स्टार्ट किया 3 से,
तो 3 3 जो है वो हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। और 4 5 जो है वो हमारे पास 4 5 है 14, तो इधर डायमेंशन पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 14 14। और डायमेंशन इस पे कितने बन रहे हैं हमारे पास 5 into 1 5 और 5 into 7 35 35 into 14, तो हमारे पास कितना बन गया 39 और 49, तो हमारे पास आंसर आ गया 49। पहली वाली इनफाइनाइट थी तो उसके साथ अपडेट हो जाएगा। और नेक्स्ट इसी तरीके से फिर दोबारा जे में इंक्रीमेंट हुआ, कैलकुलेट होंगी रिजल्ट, और नेक्स्ट वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास क्या आई 80 80 उससे लार्जर है, अपडेट नहीं होगी। कंप्लीट होने के बाद एक इनर लूप फिर दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब ये वैल्यू 4 हो गई, एल की वैल्यू 4 है, आई 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 + 4 5 5 - 4 जो है 5 - 1 जो है वो आपके पास 4 आ गया। फिर दोबारा के की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ 4 के ऊपर आ गई। जे की वैल्यू आई से स्टार्ट करना है और आई की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 1 0 है, प्लस 2 4 2 4 जो है वो हमारे पास 21, तो 0 + 21 आपका रिजल्ट 21 हो गया। डायमेंशंस देख लें तो हमारे पास 4 × 3 12 12 × 2 24 24 + 21 हमने ऐड करना है, 1 ऐड करें तो 25 35 45, तो हमारे पास आंसर आ गया 45 45 पिछली वैल्यू से स्मॉलर है, अपडेट हो जाएगा। अब मज़ीद इंक्रीमेंट हो गया, जे में हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, और फिर हमारे पास वैल्यूज इधर से हम आपके पास 60 और 10 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 70। और डायमेंशन हमारे पास एक इंक्रीमेंट कर चुके हैं 4 × 5 20 20 × 2 40, तो ये वैल्यू हमारे पास 110 6 70 + 40 110 हो गए। 110 जो है वो पिछली वैल्यू से स्मॉलर वो लार्जर है, तो अपडेट नहीं होगी। हम एक और मूव कर गए, जे में एक और इंक्रीमेंट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है 27 और 0, तो आंसर आपके पास आ गया 27। और इसके डायमेंशन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो गए 4 × 1 और 4 × 1 4 4 × 2 8, सो हमने ऐड करना है 27 × 8, सो हमारे पास आ जाएंगे 35। अब 35 45 से वैल्यू स्मॉलर है, तो ये अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 35 ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक दफ़ा फिर मूव हुआ, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया है और आई की वैल्यू अब 2। अब इससे हमने दोबारा इसी तरह शुरू करें का 0 और 49 और डायमेंशंस जो हैं हमारे पास 3 × 5 15 15 × 2 30 30 + 49 79 30 3 × 5 15 15 × 2 30, sorry not 2, this is 7, 15 × 7
15 हमारे पास 14, हमारे पास आंसर आया 1, तो आंसर हमारे पास 1 और वैल्यू पहले इनफाइनाइट है तो अपडेट हो 154 अपडेट हो गई। उस हमने एक फॉरवर्ड मूव करना 15 14 हमारे पास आ गया आंसर 20 और डायमेंशन हमारे पास 3 into 7 21 प्लस 29 हमने किया था 29 50 तो हमारे पास आंसर आएगा 50 उससे स्मॉलर है 50 उससे स्मॉलर है अपडेट हो जाएगा। इसके बाद 21 और 0 इनका सम होगा 21। डायमेंशन हमारे पास है 3 into 2 6 6 into 7 42 प्लस हमने ऐड करना है 21 63 जो है लार्जर है तो अपडेट नहीं होगा। और अब हम लास्ट पे आ गए फिर दोबारा से हम 0 और 50 आंसर 50 और डायमेंशंस पे हम सम करें तो 4 into 3 12 12 into 7 12 into 7 plus 50 134 हमारे पास आंसर 134 इनफाइनाइट है अपडेट हो जाएगा। सेकंड मूव करें 60 plus 49 60 plus 49 109 109 को हमने ऐड करना है किसके साथ डायमेंशन हमारे पास चेंज हो जाएंगे 4 into 5 20 20 into 7 और इसको 109 के साथ ऐड कर दें तो 249 तो 249 जो है वो 134 से लार्जर है तो अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करें 27 plus 14 हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई 27 plus 14 ये 41 हो जाएगा 27 plus 14 41 हो गया। डायमेंशन में अगर हम देखें तो डायमेंशन हमारे पास 4 plus 4 into 7 जो है वो हमारे पास 28 हो जाएगा 69 जो है वो 134 से स्मॉलर है तो अपडेट हो जाएगा। अब लास्ट हम चेक कर लें 35 0 35 हो जाएगा। डायमेंशन क्या है 4 into 8 8 into 7 जो है वो हमारे पास 56 प्लस अब ये वैल्यू जो है हमारे पास 35 है 35 आंसर आ गया 91 जो है वो लार्जर है अपडेट नहीं होगा और ये कंप्लीट हो गया हमारे पास टेबल। और अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है अगर हमने 5 पूरा प्रोडक्ट लेना है तो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मल्टीप्लिकेशन की यूज़ हो रही हैं वो हमारे पास कितनी है 69 और इसी तरह बाकी किसी की हमने चेक करनी है 1 to 4 तक की चेक करनी है तो हमारे पास 21 कैलकुलेट हो सकती हैं। इस तरीके से हम तमाम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप अप्लाई आउट कर रहे हैं अगर उस अप्लाई करने की जगह यहाँ पे इस कोड के मुताबिक जिधर जे पे जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो वैल्यू वो जे स्टोर करते हैं तो हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स टेबल बन जाता है जिसमें हम
ब्रैकेट की जो है पोजीशन जो है वो मेंशन कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच।